Alright, class. पिछले सेशन में हमने थोड़ी मोटिवेट करने की कोशिश की थी। जैसे कि हमने देखा था कि कंप्यूटिंग फील्ड जो है उसमें क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या आगे पोटेंशियल है, क्या काम हो रहा है और क्या उससे आगे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में सिर्फ मकसद जो है वो इस फील्ड की अहमियत जो है वो उजागर करना था। आज बेसिकली हमने देखना है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग जो है वो ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व किए हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि हम कहाँ से शुरू होते हैं और हम कहाँ तक पहुंच गए। और उसके बाद फिर अगले सेशन से हमारा एक्चुअल जो टेक्निकल स्टाफ है वो फिर एक्चुअल मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो मंडे को मेक श्योर कि आपका जूम वाले सारे इश्यूज और क्लासेस वो सारे खत्म हो गए। उसके बाद से हम अपने इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले कुछ प्रेडिक्शंस जो कि समझदारों ने दी थी और आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्शन कितनी गलत थी। यानी ये जो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये प्रिंटर्स बनाती थी, मशीनें बनाती थी, पीसी वगैरह। ठीक है, तो इनके फाउंडर ने कहा था कि देयर इज नो रीजन एनीवन वुड वांट अ कंप्यूटर इन देयर होम। ठीक है, यानी आज से काफी साल पहले एक बहुत बड़ी टेक्निकल कंपनी का मालिक ये कह रहे हैं कि घर पे लोगों को कंप्यूटर का कोई फायदा नहीं है। एक और प्रेडिक्शन देखें, आईबीएम का जो चेयरमैन था, जो पहला चेयरमैन था आईबीएम का, पीजे वॉटसन, उसने कहा था कि आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड मार्केट फॉर मे बी 5 कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी बहुत साल पहले इस बंदे का कहा था कि वो 5 से ज्यादा कंप्यूटर आपको दुनिया में चाहिए नहीं है। और तीसरा एग्जांपल देखें तो पीसी मैगजीन जो कि टेक्नोलॉजी में बड़ी नजर रख के आर्टिकल लिखता है, इन्होंने कहा था कि फोक्स द मैक प्लेटफॉर्म इज थ्रू टोटली। कि आपके जो मैक है, जो एप्पल वाली कंपनी है, इस मैगजीन ने कहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, वो अब आगे कोई उनसे कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों की प्रेडिक्शन जो है कितनी बेस्ट आती है। यानी एप्पल जो है आजकल आपकी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग हाईएस्ट वैल्यू कंपनी है, जो ट्रिलियन में पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ देखें वर्ल्ड मार्केट ऑफ मे बी 5 कंप्यूटर। तो पहले तो एक जमाना था जब हर घर में एक कंप्यूटर होता था, फिर जमाना आया कि हर घर में मल्टीपल कंप्यूटर होने शुरू हुए, और अब जमाने के आप सारों की जेब में कंप्यूटर पड़े हुए। ठीक है, और ये भी कि नो वन वांट अ कंप्यूटर इन देयर होम। आप देख सकते हैं कि आपका फोन अगर मैं आप लोगों से ले लूं आधे घंटे के लिए, तो आप लोगों को टेंशन शुरू हो जाएगी कि पता नहीं हमने अब सोशल मीडिया चेक करना था, हमने कोई ऑनलाइन गेम खेलनी थी, पबजी करना था, कुछ करना था, ईमेल चेक करनी थी, मैसेज चेक करने थे, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लोग प्रेडिक्शन करते हैं जो उनके सामने एनवायरनमेंट होती है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बेस्ड ऑन दैट। यानी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई भी नहीं सोच सकता था कि हम सालों की जेबों में कंप्यूटर होते। क्यों? क्योंकि वो एक जमाना था जब इस कमरे जितना कंप्यूटर होता था और उसके पास प्रोसेसिंग पावर कुछ भी नहीं थी। अब उस जमाने में अगर ये कहता है कि जो कमरे में चीज फिट आ रही है जब हमारी जेबों में फिट आएगी, बड़ा पॉसिबल होता है प्रेडिक्शन करना। तो इससे लोग फिर गलत प्रेडिक्शन कर देते हैं। और खूबसूरती है टेक्नोलॉजी की, और ये आप आगे अगले 4 साल में यही चीज आप फील करेंगे कि जब एक चीज आप सॉल्व करते हैं ना, तो उसके बाद में अगली चीज सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और उस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से नए एरियाज खुल जाते हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल हम अभी थोड़ी देर में और आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर की है। तो पहला सवाल, व्हाट इज अ कंप्यूटर? आप लोगों का क्या ख्याल है? हाँ जी, कंप्यूटर क्या है? वॉलंटियर? हाँ जी, क्या आपके काम मशीन है, क्या करती है? अगर आप डिफाइन करें, आपको डिफाइन करें तो आप क्या करेंगे? एक लाइन। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, इन्होंने क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। ठीक है,
आप अपनी कॉपी में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, सेव और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये कह दें कि कंप्यूटर एक डम डिवाइस है जिसे आप डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और जैसे आप ऑर्डर देते हैं कि तुमने ये स्टेप्स फॉलो करना है, जो आपने कह दिया वो वही करेगा, उससे ना एक चीज एक्स्ट्रा करेगा ना कोई और एक चीज कम। जो हुक्म आपने दे दिया है, जो स्टेप्स फॉलो करने को आपने कहा है, कंप्यूटर डम है, वो स्टेप्स उन स्टेप्स को एज इट इज फॉलो कर देगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एक डेफिनेशन है कि कंप्यूटर होता क्या है। दूसरी कंप्यूटर की एक ये खासियत है कि एक तो बहुत तेज है, यानी अगर मैं आपको कहूँ 10 नंबर दूँ और तुम ऐड करें तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। कंप्यूटर को अगर आप 10,000 नंबर ऐड करने को कहें तो कंप्यूटर फौरन बड़े आराम से कर देगा। ठीक है, तो फास्ट प्रोसेसिंग होती है और डजंट गेट टायर्ड, यानी अगर 10 नंबरों के बाद मैं आपको 11वां दूंगा ऐड करने के लिए तो आपका दिमाग थक जाएगा, आप कहेंगे कि मुझे चाहिए कि देख। और कंप्यूटर को आप बस जब तक उसकी बिजली आ रही है तब तक कंप्यूटर काम करी जाएगा, वो थकेगा नहीं, वो बोर नहीं होगा। और ये इसका एक बहुत फायदेमंद फीचर है कि आपने कोई ऐसा काम है, डोंकी वर्क जैसे कहते हैं, कि आपने बस एक ही चीज रिपीट करी जानी है, तो वो इंसानों के लिए मुश्किल हो जाता है, कंप्यूटर के लिए मुश्किल नहीं है, और कंप्यूटर वो तेजी से भी कर देगा। ठीक है, फिर अगली चीज है कि कंप्यूटिंग सिस्टम जो ओवरऑल होता है उसमें आपका डेटा भी आता है। डेटा में दो चीजें होती हैं, एक वो इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि अगर मैं ग्रेडिंग सिस्टम बना रहा हूं तो आप सामने की ग्रेड कैलकुलेट करता है, तो डेटा होगा आप लोगों के मार्क्स। ठीक है, और सिर्फ यही डेटा नहीं होता, डेटा वो भी होगा जो मैं से कमांड दूंगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों के मार्क्स हैं, पर रूल क्या है कि 50% से कम पे फेल है, 50 से ऊपर पास है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 90 से ऊपर ए है, 80 से 89 तक बी है। तो डेटा जो है वो आपके नंबर भी है, टोटल मार्क्स, और ये जो मैंने रूल स्पेसिफाई किया है कि ए के लिए इतना होना चाहिए, बी के लिए इतना होना चाहिए, वो सारा भी आपके डेटा से जुड़े हैं आप। ठीक है, ये बात क्लियर हुई डेटा क्या है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, यानी इंफॉर्मेशन जो थी उस इंफॉर्मेशन के साथ करना क्या है, जो रूल्स हैं वो डेटा होता है। उसके अलावा आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है, हार्डवेयर में आपके क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी सर, हार्डवेयर को तो जैसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अच्छा, हार्डवेयर की पहले बात कर लें तो आपके जितने डिवाइसेस हैं वो हार्डवेयर है। ये कैमरा लगा हुआ है, इसके अंदर माइक लगा हुआ है, ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर है, माउस, कीबोर्ड, नीचे जो मशीन है उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो भी हार्डवेयर है, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी हार्डवेयर है। ठीक है, जो एक्चुअल डिवाइसेस हैं वो सारे हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होगी कि बेसिकली उन डिवाइसेस को क्या हुक्म क्या देना होता है, वो डिवाइसेस क्या कहेंगे, मॉनिटर पावर क्या कहते हैं। ठीक है, आप बेसिकली है कि कंप्यूटर के अंदर बिजली है वो फ्लो करती है, तो क्या बिजली आपने स्पीकर तक भेजनी है और किस फॉर्म में भेजनी है, क्या बिजली आपने मॉनिटर तक भेजनी है, किस फॉर्म में भेजनी है। ठीक है, मॉनिटर क्या डिस्प्ले करेगा क्या नहीं करेगा, कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, तो ये सारी जो आप कमांड देते हैं, ये सारे जो आप रूल स्पेसिफाई करते हैं, वो सब कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम है जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को, आपके हार्डवेयर को, आपके डिवाइस को हुक्म दे देते हैं कि क्या करें। क्लियर है? ठीक है, जब आप कंप्यूटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली अगर आप बिल्कुल ही एक डिजाइन के हवा में बात करें बेसिकली कि आपके कंप्यूटिंग सिस्टम वो किन किन चीजों का बना होता है, यानी एक तो मैंने कह दिया ना कि बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बात करें तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और डेटा है। ठीक है, अगली अगर बात करें कि थोड़ा ज्यादा डिटेल में अगर जाना है तो सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन होती है,
इसमें डेटा भी आ गया, ये बेसिकली डेटा था जो कि आपने मैनिपुलेट करना है, रीड करना है, शो करना है किसी को, वो सारी इंफॉर्मेशन में आ जाता है। अब इस इंफॉर्मेशन को आपने स्टोर कहाँ पे करना है, ठीक है, डिस्प्ले कहाँ पे करना है, इसकी प्रोसेसिंग किधर होगी, वो सारी चीज हार्डवेयर में आ जाती है। यानी आपने डेटा स्टोर किए थे, आपका हार्डवेयर पे डेटा पड़ा हुआ, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, उसे आप लेके आए हैं अपने प्रोसेसर के अंदर, अब प्रोसेसर ने उसे फ्रेम किया है आपकी स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको लिखा हुआ दिखे। ठीक है, तो ये दो लेयर्स हो गई आपकी, इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। उसके बाद क्या होता है, प्रोग्रामिंग की लेयर है। यानी प्रोग्रामिंग का मकसद क्या है, जो भी प्रोग्राम होता है उसका मकसद क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्राम ने एक हार्डवेयर को मैनेज करना है और प्रोग्राम ने डेटा को, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। यानी अब आप कंप्यूटर को कैसे कहेंगे कि हार्ड डिस्क में इतनी ज्यादा चीजें पड़ी हुई है, तो किस चीज को उठा के लेके आना है, और वो जो है वो स्पीकर में आप डालेंगे कि वो मॉनिटर में डालेंगे, ठीक है। यानी अगर ऑडियो है तो ऑब्वियसली स्पीकर पे जाएगी, अगर वो ऑडियो नहीं है, अगर वो टेक्स्ट है या इमेज है, तो वो फिर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और अगर डेटा आपका कोई इस तरह का है जो कि आपने किसी और मशीन पर भेजना है, अपनी मशीन पे आउटपुट नहीं करना, आपने नेटवर्क के ऊपर डाल देना है, आपके घर पे लैब होगी, वायरलेस राउटर होंगे, आपने राउटर की तरफ भेज देना है, तो वो डेटा जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है, वो बिजली वाले है आपके राउटर की तरफ, आपका जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने वाली हार्डवेयर है उसके ऊपर कॉपी करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपने कमांड क्या देनी होती है, वो बेसिकली प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग ये सारा कुछ कंट्रोल कर देती है। यानी अगर मैं एक और तरीके से इस बात को कहूँ तो प्रोग्रामिंग क्या कर रही है, बेसिकली हार्डवेयर को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो रीडिंग के लिए कंट्रोल कर रही हो, चाहे वो प्रोसेसिंग के लिए कंट्रोल कर रही हो, चाहे वो आउटपुट के लिए कंट्रोल कर रही हो। ठीक है, आगे आ जाए तो आगे चीज आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा बाय द वे आपको क्या देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वॉलंटियर्स, जैसे पहले जवाब ना दिया। हाँ जी, आप कुछ कहेंगे, आपके क्या में क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी कमांड है उसको ऑपरेट करना है। और कोई स्पेसिफिक जॉब देना चाहे इससे आपके, आप सही क्या नहीं करते, मैं और डिटेल में। हाँ जी, तो प्रोग्रामिंग के लिए हाँ प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेट करना। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है, डेटा के लिए डेटा, ठीक है, वो भी है, डेटा रीड करना, राइट करना। और एक जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके कंप्यूटर में ना रिसोर्सेज होते हैं। यानी कभी आपने दो चीजें रन की है कि एक तो आपका गेम चल रही है, बैकग्राउंड में आपने डाउनलोड किया है, और साथ में आप गाना भी सुन रहे हैं। ठीक है, तीनों चीजें कर रहे हैं ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी रिसोर्सेज है ना, रिसोर्स है, मेमोरी रिसोर्स है, स्टोरेज रिसोर्स है, मॉनिटर रिसोर्स है, आपका प्रोसेसर रिसोर्स है, ये सारी रिसोर्सेज है। तो इनमें से कौन सी रिसोर्स को कब इस्तेमाल करना है और किस चीज के लिए, यदि कब आपने यूट्यूब का गाना जो है वो स्पीकर पे फेंकना है, कब आपने जो वीडियो गेम चल रही है उसका गाना, उसका जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो स्पीकर पे फेंकना है। तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा होता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी रिसोर्स कब मिलेगी। ठीक है, पर यूजुअली वो इतने छोटे टाइम स्केल पे हो रहा होता है, नैनो सेकंड में हो रहा होता है कि आम इंसान जो है उसे वो फर्क नहीं आता। यानी आप जब कोई गाना सुन रहे होते हैं और आप बैकग्राउंड में गेम का म्यूजिक भी चल रहा है, एक्चुअली लॉग इन कर रहे हैं, हाँ ये आपकी गेम भी चल रही है और एक के बाद वीडियो भी देख रहे हैं, तो ये नहीं होता कि दोनों इकट्ठे ही हो रहा होता क्या है कि कुछ नैनो सेकंड के लिए एक चीज चल रही होती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रोक के दूसरी चलाता है। और नैनो सेकंड इतना छोटा टाइम है कि जब तक स्विच करता है वो आपकी आंखों को फर्क नहीं है।
ठीक है। अब वही अगर बहुत ज्यादा स्लो होता कि 1 सेकंड एक चीज चल रही है, फिर उसे बंद करके 1 सेकंड के लिए कोई और चीज चला है, तो वो क्योंकि 1 सेकंड का गैप है वो इतना बड़ा होता है कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दैट मींस आपको नजर आता है कि एक चीज बंद हुई है और दूसरी चीज शुरू हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली रिसोर्सेज है और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम डिसाइड करना कि किसको क्या करेगा। ठीक है, और ये सिर्फ ये तो मैंने एक यूजर का एग्जांपल दिया ना, ये भी हो सकता है कि एक मशीन है और 10 लोग इंटरनेट के थ्रू उस मशीन के साथ कनेक्टेड है, तो फिर किस यूजर को क्या रिसोर्स कितने टाइम के लिए मिलेगी, कब मिलेगी, वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड। और बाय द वे इसमें पूरा चैप्टर होगा तो इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद जो है फिर आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन आ जाती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, ये चीजें ऐसी हैं जो कि एज सच आपको एज एन एंड यूजर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा चीज इंपैक्ट क्या करती है, एप्लीकेशन जिसमें आप इंटरेस्टेड है। एट मोस्ट आपको क्या चाहिए, आपने अगर कोई गेम खेलनी है तो आप सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि वो गेम चलनी चाहिए, वो एप्लीकेशन है जो कि चलनी चाहिए, पॉज ना, बीच में रुके ना, क्रैश ना करे। अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर क्या है, उस चीज में आप इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो बस ठीक चल रही है। यानी अगर हार्डवेयर ऐसी है कि मेरी गेम चल जाती है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो हार्डवेयर इंटेल की है, एएमडी की है, कि किसी और कंपनी की है। शायद मुझे पता नहीं हो, आम यूजर जो है वो तो खोल के देखता भी नहीं है कि एक्चुअल हार्डवेयर कौन होगा, कहते जो कंप्यूटर खरीदा था दुकान से, बस वो गेम चल रही है, बात खत्म हो गई। अब प्रोसेसर 3 है, 4 है, i5 है, 6 है, उसके बाद वाला है, मुझे उससे भी कंसर्न नहीं, मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो फिर एप्लीकेशन है जो कि एक्चुअली एंड यूजर को इंपैक्ट करती है। और फाइनली लेयर जो है कंप्यूटिंग सिस्टम है, वो कम्युनिकेशन की है कि आज से अगर काफी साल पहले की बात करें तब तो आपका जो भी कंप्यूटर होता था उसी के ऊपर काम होता था। मैक्सिमम अगर किसी और कंप्यूटर तक आपने कोई चीज लेके जानी है तो आप एक फ्लॉपी डिस्क आती थी, आप उस कंप्यूटर में फ्लॉपी डालते थे। बाय द वे कितनों ने फ्लॉपी देखी हुई है, चलिए 3 लोगों ने देखी हुई है। एक साल गूगल कर देना कि फ्लॉपी क्या होती है, ताकि आपको वो एक जमाना था, एक दौर था, उसका आपको पता चल जाए। ठीक है, तो फ्लॉपी होती थी, वहां पे कॉपी किया और फिर दूसरी मशीन में फ्लॉपी डाल के आपको पेस्ट कर। कम्युनिकेशन का क्या फायदा है कि अब आपकी टेक्नोलॉजी की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको फ्लॉपी वगैरह नहीं चाहिए होती। आप जो है तार कनेक्ट करते हैं, वायरलेस के साथ कनेक्ट करते हैं और जो भी डेटा है आप दूसरी मशीन के ऊपर कॉपी कर देते हैं ओवर द इंटरनेट या ओवर द लोकल एरिया। ठीक है, तो ये बड़ी खूबसूरती है वायरलेस टेक्नोलॉजी की। आपकी प्रॉब्लम्स होती है तो आपकी जिंदगी और ज्यादा आसान। यानी आज से 30 साल पहले की बात करें जब फ्लॉपी होती थी, ठीक है, तो फ्लॉपी कोई रिलायबल मीडियम नहीं था। आपने एक जगह पे फ्लॉपी कॉपी की है, दूसरी मशीन में डालिए तो खराब ही होगा आपके साथ। तो अब हमें ये मसला नहीं होता, इंटरनेट पे आप कॉपी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक तो एग्जैक्ट फाइल आपको कॉपी। फिर एक जमाना था जब आप इंटरनेट पे अपलोड करना चाहते थे तो वो कोई एक छोटी सी फाइल अपलोड करने में आपको घंटा लग जाता था। यानी वो भी दौर था कि तस्वीर लोड हो रही है तो लोड होते 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 एकदम से कैंसिल हो जाता था और फिर आधी शक्ल नजर आ रही होती थी नीचे के, वो सब कुछ गायब हो जाता। और अब जो है आपके इंटरनेट में इतनी स्पीड आपके पास अवेलेबल है घरों पे कि आप बड़ी बड़ी फाइलें, कई गीगाबाइट की फाइल जो है आप आराम से रात को डाउनलोड कर लेते हैं, सुबह तक कंप्लीट हो होता है। आज से 20 साल पहले की बात करें तो अगर 8 गीगाबाइट की फाइल आप डाउनलोड करने लगते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो कई दिन लग जाते थे और नेटवर्क की क्वालिटी ऐसी होती थी कि वो दूसरे तीसरे दिन जाकर वैसे ही नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था और आपकी सारी डाउनलोड कैंसिल हो जाती। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके कंप्यूटिंग सिस्टम की लेयर्स है और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर और इंफॉर्मेशन है, ये एक्चुअली कंप्यूटर रन करना, उसे चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो टॉप की लेयर है एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन, ये एक्चुअली जो एंड यूजर है वो उसके काम करने के लिए होती है। यानी आप लोग एक्सेल पे काम करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे, ब्राउजर पे काम करेंगे, तो वो सारा एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन लेयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
बाकी जो प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कि आपका काम हो रहा है, इस चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। यानी आपकी मशीन विंडोज है कि लिनक्स है कि यूनिक्स है कि मैक ओएस है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड आपको ब्राउजिंग करनी वो ठीक हो रही है, आपने गेम खेलनी वो ठीक हो रही है। सही है, तो आगे आ जाए। हार्डवेयर की अगर बात करें तो जो ओरिजिन था वो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि शुरू के कंप्यूटर से। एबेकस जो है वो 1000 साल पुराने, शायद उससे भी ज्यादा पुराना, चाइनीज ने याद किया था। ये गियर बेस्ड मशीन है जो कि 1600 और 1800 में बनी थी, ठीक है। और ये दोनों, इन दोनों का काम क्या था, सिंपली ये था कि आपने दो नंबरों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप समझ लें कि कैलकुलेटर बहुत ही कमजोर और क्रूड किस्म की, यानी आजकल तो आप हर किस्म की कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, आपने एंगल का साइन निकालना है, कॉस निकालना है, आप कर सकते हैं, लॉगरिथम कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट करना है, पावर करना है, कैलकुलेट करना है, वो आप कर सकते हैं। इसमें प्लस माइनस निकाल सकते और कुछ नहीं करना, ठीक है। पर उसके इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको डिवाइसेस शो किए हैं, ठीक है, उनका मसला क्या था कि वो सिर्फ एक ही टास्क कर सकते हैं। यानी अगर आपने मशीन प्लस माइनस की बनाई है तो वो फकत प्लस माइनस करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, आइडियली क्या होना चाहिए कि अगर आपके डिफरेंट यूजर हैं, उनके पास एक मशीन है, तो वो किसी डिफरेंट टास्क के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपसे पैसे खर्च करके कोई एक रोबोट खरीदा है, और एक रोबोट है जो सिर्फ ये करता है कि आप गाड़ी के सामने उसे डाल दें, वो गाड़ी धो देगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, इसके अलावा आप उसे कुछ नहीं कह सकते, बस गाड़ी के सामने रखते हैं, वो गाड़ी धोते हैं। दूसरी तरफ एक रोबोट है कि आप उसे प्रोग्राम करें, उसे हुक्म दें कि गाड़ी धोनी है, तो वो गाड़ी धोएगा। अगर आप उसे हुक्म करेंगे कि तुमने घर साफ करना है, तो वो फिर फर्क तरीके से घर को साफ करेगा। या आपने उसे हुक्म देने की दीवारों को पेंट करना है, तो इसमें और पहले वाले रोबोट में फर्क क्या था कि वो एक रोबोट था जो सिर्फ एक काम के लिए बने, अपना जिंदगी कोई काम करता है। दूसरा रोबोट बेहतर है क्योंकि उसका मालिक जो है, उसका यूजर जो है, उसे जो भी काम कहेगा वो कर देगा। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा डाइवर्सिटी उसमें, ज्यादा चीजें करते हैं, तो ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो हमारा जो ये प्रोग्रामेबल मशीन का कॉन्सेप्ट है कि जो भी मशीन है वो सिर्फ एक ही तरह का काम ना करे, आप उसे जो भी ऑर्डर देना चाहते हैं आप दे और कर, ये गोल था। जो पहले दो मैंने आपको शो किए, जो गियर बेस्ड मशीन थी और जो एबेकस था, उसमें ये नहीं होता था, वो बात प्लस माइनस के लिए बने थे और वो फकत प्लस माइनस नहीं करते थे। अगर आप उसमें कोई नई चीज लाना चाहिए तो फिर आपको सिरे से एक नई मशीन बनानी पड़ेगी, उस मशीन के अंदर आप कर सकते, ठीक है। तो अगला सवाल है, अंदाजा लगाए आपको, सबसे पहली प्रोग्रामेबल मशीन किस जमाने में आई होगी? हाँ जी, सवाल बताएं। हाँ जी, 19 क्या दिहाई बताएंगे, 1920, ठीक है। एक तुक्का लगा 1920 का। हाँ जी, पर जंगे जाती थी, जंगे जाती की साथ में याद है, हाँ जी साथ, ठीक है। और कोई, चलो उसकी भी हो जाता है, अभी हारने के बाद मुसलमानों ने फिर बैट की मशीन जाती है, एम्पलीफाई मशीन जिताएगी। हाँ जी, कोई और अंदाजा? यानी 1857 में बिजली बंद नहीं हुई थी,
आपके ख्याल में बिजली एक्चुअली शायद नहीं है तो क्या है, बिजली के बगैर आपके ख्याल में प्रोग्रामेबल मशीन बन सकती है? कितने लोग समझते हैं कि बन सकती है? हाथ खड़ा करें मोटे। कितने लोग समझते हैं कि बिजली के बगैर प्रोग्रामेबल मशीन बना सकता है? आपने वापस हो गया कॉन्फिडेंस है, सारी दुनिया एक तरफ है, आपके मैं दूसरी तरफ है। ठीक है, ओके। इंटरेस्टिंगली प्रोग्रामेबल मशीन का बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बिजली के बगैर भी प्रोग्रामेबल मशीन बना सकते हैं। अभी आते हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रोग्रामेबल मशीन थी वो जॉक डुबोस की द राइटर ऑटोमेटॉन थी, और ये 1774 में बनी थी। इसकी मैं अभी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। दूसरी जो है वो जाकार्ड लूम था, जो कि 1805 में बना था। पहले जाकार्ड लूम पे बात कर लेते हैं। जाकार्ड लूम पता है क्या होता है? लूम क्या होता है यार? अखबार और किताबें पढ़ा करें। लूम बेसिकली होता है आपका जो कपड़े बनाने वाली मशीन होती है, उसमें क्या होता है, कुछ धागे इस डायरेक्शन से जा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ धागे ऐसे करके जा रहे होते हैं। तो जो ऐसे ऐसे आप धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तब आपका कपड़ा बनता है, ठीक है। अब पैटर्न क्या होता है कि कुछ धागों का लीक कैसे बनता है, कुछ धागों को उठा के उसके नीचे से आप ठीक धागा दूसरा धागा डालते हैं और कुछ के ऊपर रहने देते हैं। यानी ब्लू रंग का धागे अगर वो एक के नीचे है और दो के ऊपर है, तो जिसके ऊपर है वहां पे तो ब्लू नजर आएगा, पर जहां नीचे का धागा है तो वहां पे उसका रंग छुप जाएगा। ये लूम का कॉन्सेप्ट होता है। और जब शुरू में लूम इजाद हुए थे तो उनमें क्या होता था, इंसान बैठा होता था, वो खुद ही अपने हाथ से कुछ धागों को उठा के उनके नीचे परोल देता था दूसरे धागे को, ठीक है। फिर इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया गया कि मशीन के थ्रू कुछ धागे उठ रहे हैं और उनके नीचे से दूसरा धागा परोया जा रहा है। पर उसमें भी मसला क्या था कि वो बस एक ही डिजाइन, एक ही किस्म के कपड़े के लिए लूम चलता था। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कहूं कि इस कपड़े के ऊपर तुमने फूल बनाना है, इस कपड़े के ऊपर तुमने गाड़ी बनानी है, इस कपड़े के ऊपर तुमने कोई इंसान की शक्ल बनानी है, तो वो लूम ऐसे नहीं कर सकता था। वो अगर फूल के लिए बना है तो जब तक लूम चलता रहेगा वो कपड़े के ऊपर फूल ही बनाता रहेगा, बस और कुछ नहीं बनेगा। तो जाकार्ड ने जो लूम बनाया था उसमें क्या होता था कि वो एक एक्चुअल वीडियो दिखाई देता हूं। जाकार्ड लूम की आप देख लें, इस पर अपनी बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके पास एक गत्ते की शीट होती है जिसमें सुराख होता है। जहां पे सुराख होगा वहां से वो डंडा और लीवर जो है वो गुजर जाएगा, पुश नहीं होगा। जहां पे सुराख नहीं है, गत्ता बंद है, तो वो जो है वो लीवर को फिर पुश करता है आगे की तरफ। पुश करने से क्या होता है, वो धागे उठ जाते हैं और उनके नीचे से दूसरा धागा फ्लो किया जाता है।
अब इस चीज का फायदा ये है कि अब गता आपके पास है, उस पर आप जिस डिजाइन के आप सुराख उस पर पंच करना चाहते हैं उसके मुताबिक आपका एंड रिजल्ट होगा और ये डिफरेंट किस्म की आपकी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, यानी लूम वही है, अब गते के ऊपर आप सुराख पंच करके स्पेसिफाई करते हैं कि इस जगह पे तुमने धागे को उठाना है, इस जगह पे धागे को नहीं उठाना। ठीक है, तो ये एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट था पंच कार्ड का कि इसके थ्रू आप कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी आपने डिजाइन करना है, आप होल का एक पैटर्न पंच करें और आपका गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, पर एक इससे भी ज्यादा खूबसूरत आपका ऑटोमेटॉन था, वो था राइटर ऑटोमेटॉन। बाय द वे ऑटोमेटॉन जो है वो रोबोट होते हैं, बेसिकली आप समझ लें कि रोबोट है। ठीक है, और इसकी भी आप वीडियो देख लें। और यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल होगा कैम। कैम बेसिकली क्या होते हैं, लोहे के गियर होते हैं जो कि टर्न करते हैं, तो उन गियर्स की वजह से कोई और गियर भी टर्न कर रहा होता है। ठीक है, वो कैम एक लफ्ज है जो कि इस प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली जो जाकार्ड लूम था उससे कोई 30-40 साल पहले की इजाजत है। और ये आप देख लें कितनी इंट्रिकेट और कितनी खूबसूरत फैसिनेटिंग किस्म की चीज है। यानी 1770 के ज़माने में लोगों में इतनी काबिलियत थी कि वो एक प्रोग्रामेबल मशीन बना रहे थे, और इसके लिए आपको कोई बिजली नहीं चाहिए थी। इट वॉज 100% मैकेनिकल। और टेक्स्ट One of the most remarkable realizations of CAD technology is a device in the shape of a small boy. It's perhaps the world's most astonishing surviving automaton. What's on this card is a piece of writing made by a 240-year-old machine. One of my favorite machines, one of the most magnificent automata of the 18th century. It's this boy, this writer. He was built in Switzerland by Pierre Jacquet-Droz, one of Switzerland's greatest clockmakers. And the aim was, I think, to mechanize reason and automate the passions. Jacquet-Droz was about 50 years old in the early 1770s when he designed and built this masterpiece. Inside the boy are almost 6,000 parts. What's astonishing is that every one of these crafted components has been refined and miniaturized to fit completely inside the body of the boy himself. What Jacquet-Droz did was to use the technologies of homeostasis, of miniaturization, to build really a true automaton. Inside the little writer is all his source of energy and all the machinery that drives him. He works on his own. Is a great stack of cans. As these cans move, 3 can followers read their shaped edges and translate these into the movement of the boy's arm. Working together, the cans control every stroke of the quill pen
beautiful, elegant, and fluid writing. With this sublime machine, Jacques had reverse engineered the very act of writing. But the mechanical boy contained one perhaps even more astonishing feature. The wheel that controlled the cans was made up of letters that could be removed and then replaced and reordered. These allowed the writer, in principle, to make any word and any sentence. In other words, it allowed the writer to be programmed. This beautiful boy is thus a distant ancestor of the modern programmable computer. तो क्लास ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या था कि आप लोगों को आइडिया हो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी आपको नहीं चाहिए होती। उस जमाने की जो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें रहते हुए भी आप रिमार्केबल किस्म के काम कर सकते हैं। यानी ये घड़ी बनाने वाला आदमी था, ठीक है, क्लॉक मेकर था। इसने एक छोटी सी बेसिकली डॉल बनाई थी और उस डॉल का काम सिर्फ क्या था कि एक हाथ से वो कागज को पुल कर रहा होता था, दूसरे हाथ के मूवमेंट से उस कागज के ऊपर वो कोई टेक्स्ट लिख रहा होता था, ठीक है। तो खूबसूरती क्या थी इस चीज की कि इसके अंदर जो गेयर लगे हुए थे, जो कैम्प लगे हुए थे, उसको आप स्पेसिफाई कर सकते थे कि कौन सा लफ्ज लिखना है और कौन सा नहीं लिखना। तो यानी ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन है जो कि लिख सकते हैं कि उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब 250 साल बाद आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरा नाम लिखो, किसी और का नाम लिखवा है और वो लिख देगा। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रोग्रामेबल डिवाइस का। और आज से 250 साल पहले ये सोचना कि मैं, जब प्रोग्रामिंग ऐसा थी भी नहीं, तब सोचना कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊं जिसे कुछ भी लिखने को मिल जाए तो वो लिख दे, और काफी खूबसूरत काम था। हाँ जी सर, आपने कहा कि ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी तब नहीं होती थी, प्रोग्रामिंग तब भी होती थी ना। तो सर इसको मतलब कौन सी कैसी एनर्जी मिलती थी जो काम करता था? जैसे किसी प्रोग्राम को जैसे फैन है उसकी एनर्जी है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो ये कैसे खुद से काम करता था? ठीक है, बेसिकली आपने घड़ी देखी है कि घड़ी की बुनियाद चलती है, आपने चाबी वाली देखी है? नहीं सर। अच्छा, एक जमाना था जब चाबी वाली घड़ियां कॉमन होती थी। बेसिकली होता क्या है, आप चाबी देते हैं ना किसी को बाइंड कर, कोई चाबी वाले को खिलौने देखा होगा, देखा होगा। जब आप उसे चाबी दे रहे होते हैं तो क्या होता है, अंदर एक स्ट्रिप होता है लोहे का जो कि टाइट हो रहा होता है। जब आप चाबी देनी छोड़ देते हैं तो फिर दूसरी डायरेक्शन में वो घूमना शुरू कर देता है। तो आपने जितना ज्यादा टाइट किया होता है वो उतनी देर तक जो है वो घूमता रहता है, वो ढीला हो रहा होता है, बेसिकली खुल रहा होता है। तो जो जो वो खुल रहा होता है ना, उसके साथ जो भी चीज जुड़ी है वो घूमना शुरू हो जाती है। तो जो घड़ी होती है, खिलौना होता है, उसमें यही होता है, आपने चाबी दी है, वो आप जब ढीला होना शुरू हुआ है तो वो जिस चीज के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पहिए के साथ जुड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पहिया घूमेगा और उसकी वजह से चीज चलनी शुरू हो जाती है। तो इसमें बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट है कि आप चाबी देते हैं उसके बाद वो चलना शुरू हो जाता है, और चलता कैसे है वो आप उसे कह सकते हैं कि ये चीज लिखनी है तो इस तरीके से चलना। क्लियर है आपको? और बाय द वे जो आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ बिजली, लाइट, हीट यही नहीं है, आपका पोटेंशियल एनर्जी भी है कि आप ऊंचाई से कोई चीज फेंकें। जो पुराने जमाने के फुहारे होते थे उसमें कोई मोटर नहीं लगी होती थी कि पानी को ऊपर की तरफ पुश करे। वो क्या करते थे, वो ऊंचाई से पानी का एक चश्मा बहाते थे, तो जब ऊंचाई से गिरता था तो इतनी तेजी से पानी गिर रहा होता था कि वो उसी तेजी को फिर ऊपर की तरफ जो फुहारा होता था उसे प्रेशर से निकलता था। ठीक है, उसके अलावा चाबी वाला मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया।
ठीक है, विंड आ गई, विंड एनर्जी के पंखा, वो चक्की का जो कॉन्सेप्ट था, जो विंड मिल का कॉन्सेप्ट है कि हवा से एक बार हिलता है और इससे आपकी जो अंदर चक्की है वो घूमती रहती है। तो डिफरेंट तरह की आपकी एनर्जी होती है। ऑलराइट, तो क्लास ये बेसिकली एक प्रोग्रामेबल डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और ये आज से 200 साल पहले की, जो 250 साल पहले की बात की है, तो तब बिजली वाली चीजें नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं थे, तो सब कुछ मैकेनिकल था। जो पहले इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आने शुरू हुए थे वो फिर अराउंड 50 रहे थे, यानी 1951 और 59 का जो दौर है उसमें आपका पहले कंप्यूटर एज सच बनने शुरू हुए थे। ठीक है, उसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती थी, जो आप देखें ये पेन का साइज है और इसके साथ आप देखें कि एक ट्यूब है जो कि काफी बड़ा साइज है। ये वैक्यूम ट्यूब है, इसका काम क्या होता था कि जो भी करंट पास कर रहा है उस करंट के फ्लो को कंट्रोल करना है कि बाहर निकलेगा कि नहीं और किस एंड से निकलेगा। ठीक है, बाय द वे आपका कंप्यूटर जो होता है अंडरलाइन उसमें क्या चीज है, वो सिर्फ फ्लो ऑफ करंट ही है, कहां पे करंट जा रहा है, कहां पे करंट को ब्लॉक किया जा रहा है, सिर्फ ये करने से आपका पूरा कंप्यूटर चल रहा होता है। आप मैथ करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, वो क्या होता है, वो बेसिकली फ्लो ऑफ करंट को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। और आगे जब हम डेटा रिप्रेजेंटेशन और बाइनरी नंबर्स की बात करेंगे तब ये पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, कहने का मतलब है कि उस जमाने में फ्लो ऑफ करंट कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स थी और उसका साइज आप देख सकते हैं, ह्यूज थी, इतनी रिलायबल नहीं थी और उनकी वजह से हीट बहुत जनरेट होती थी। और आप कंप्यूटर साइंस में एक लफ्ज बहुत ज्यादा सुनेंगे विच इज बग। जब भी आपका कोई प्रोग्राम गलत होगा, ठीक नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि मेरे प्रोग्राम में कोई बग है, मैं उसे ढूंढता हूं। तो उस बग की जो हिस्ट्री है ना वो यहाँ से आती है कि एक कंप्यूटर चलना बंद हो गया था, लोगों को समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, बड़ा ढूंढने के बाद पता चला कि एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर कोई कीड़ा घुस गया था और उस कीड़े से पूरे करंट का फ्लो जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स थी। और जो आपने डेटा स्टोर करना होता था वो मैग्नेटिक ड्रम के ऊपर होता था। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म आपका काम करना होता है ना कि कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में डिसाइड करना होता है दो चीजों को ऐड करना है, तो उसके लिए मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल होते थे। और जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज थी कि आप बाद में भी उस चीज को रिट्रीव कर सकें डेटा को, जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, तो उसके लिए मैग्नेटिक टेप का कॉन्सेप्ट था कि एक लंबी, आपने कैसेट देखी हुई है ना, म्यूजिक कैसेट पुराने जमाने की, उसमें क्या होता था एक लंबी टेप के ऊपर गाना रिकॉर्डेड होता था। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट था। और ये जो बॉटम राइट पे आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक कंप्यूटर है। ठीक है, और ये वो जमाना है जब आपके कंप्यूटर में प्रोसेसिंग पावर बहुत ही कम थी, स्टोरेज बहुत ही कम होती थी, पर कंप्यूटर का साइज जो है वो इस कमरे से भी ज्यादा बड़ा होता था, यानी एक कंप्यूटर इस पूरे कमरे को फुल फिल कर देगा। ठीक है, तो ये 50s का दौर था। बाद में जो है मिनिएचराइजेशन हुई, यानी जो अगली दहाई थी उसमें आपके वैक्यूम ट्यूब की बजाय ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर एक काफी छोटा डिवाइस था, यानी आप समझ लें कि मेरी जो उंगली है उसका जो पहला जो कपोटा है इस साइज का डिवाइस होता था ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये छोटे थे, उसका फायदा क्या हुआ कि एक कमरे जितने कंप्यूटर की बजाय आपका एक अलमारी जितना ले सकते कंप्यूटर बन गया। कंप्यूटर छोटे हो गए, ये सस्ते भी थे और तेज भी थे और ज्यादा ही रिलायबल और ड्यूरेबल थे। जो वैक्यूम ट्यूब थी वो उसमें इतनी रिलायबिलिटी नहीं, कभी करंट सही चल जाता था, कभी उसमें बिना वजह मसला आ जाता था। ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर आ गए, फिर मैग्नेटिक जो ड्रम था उसकी बजाय मैग्नेटिक कोर आ गई, और जो टेप थी मैग्नेटिक उसकी जगह मैग्नेटिक डिस्क का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, टेप और डिस्क में फर्क क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो कि जब कैसेट्स वाला जमाना था तो आपने कोई गाना फॉरवर्ड करके सुनना होता था तो एक एंड से आप दूसरे एंड तक फॉरवर्ड करते थे, आपको इंतजार करना पड़ता था कुछ मिनट, जब हेड वहां तक पहुंच जाता था फिर आप उसे प्ले करते थे। तो अब आप अपनी सीडी या डिस्क देखें तो डिस्क में क्या होता है, वो फौरन इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक एंड से बिल्कुल दूसरे एंड तक नहीं जाना पड़ता, वो उस डिस्क के ऊपर आप एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढ के वहां से आप शुरू कर देते हैं। और इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगली जो दहाई थी उसमें आपके कंप्यूटर छोटे भी हो गए थे, फास्टर हो गए थे, उनकी कीमत भी कम हो गई थी।
ठीक है, तो ये काफी इम्प्रूवमेंट थी, पर अभी भी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी कि हर कोई कंप्यूटर को अडॉप्ट कर सके। और घरों में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि ना आपके पास इतने पैसे होते थे और ना ही घर में इतनी जगह थी कि आप पूरे का पूरा कंप्यूटर रखें। अगली जो दिहाई थी उसमें फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी मैंने आपको कहा था कि ट्रांजिस्टर जो है मेरी उंगली के पहले पपोटे के साइज का होता है फॉर एग्जांपल। इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या मतलब है कि आपने कॉइन देखा हुआ है ना, एक कॉइन है, उसकी एक सरफेस के ऊपर हजारों ट्रांजिस्टर होंगे और वो ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत ही छोटे साइज, यानी मेरी उंगली जितना नहीं होगा, वो फिर माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है। बेसिकली वो मटेरियल के अंदर ही ट्रांजिस्टर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ होता है। तो आपको नजर आ रहा है कि कहाँ पे मेरी उंगली जितना ही ट्रांजिस्टर था और कहाँ पे, यानी अगर 1000 उंगलियां जो है आपको एक जगह पे रखनी पड़े तो काफी जगह ऑक्यूपाई करेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या कॉन्सेप्ट था कि 1000 उंगलियों की बजाय आप 1000 ट्रांजिस्टर जो है वो एक कॉइन के ऊपर फिट आ जाते थे। तो कंप्यूटर का आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि साइज कितना कम हो गया होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये तो ज्यादा रिलायबल, और ज्यादा रिलायबल हो गए ट्रांजिस्टर, आपकी स्पीड भी तेज होगी, कीमतें भी आपकी नीचे आनी शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से खूबसूरत बात है कि एक चीज बहुत महंगी शुरू होती है और जब वो अडॉप्ट होना शुरू होती है तो और ज्यादा लोग खरीदते हैं और ज्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू होती है तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सस्ती पड़ जाती है, ठीक है। यानी आपने 10,000 लोगों को नौकरी दी है सिर्फ एक गाड़ी बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो गाड़ी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और अगर वो 10,000 लोग हैं वो 10,000 गाड़ियां इकट्ठे मिलकर बनाते हैं साल की, ठीक है, तो वो फिर आपको गाड़ी की कीमत बहुत सस्ती पड़ जाती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है कि किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, ठीक है, कि जितनी ज्यादा जो है प्रोडक्शन होगी उसकी कीमत नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो यही बात थी कि कंप्यूटर ज्यादा बनने शुरू हुए, ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, तो उनकी फिर कीमतें भी नीचे आनी शुरू हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो पुराने जमाने में जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ एक बड़ा डिवाइस था, वही एक काम बस कर रहा है, एज एन के उसके ऊपर ही बैठ के आपको काम करना पड़ता था। टर्मिनल का कॉन्सेप्ट क्या आ गया, यानी उसके अंदर आप एक इनपुट देते थे पंच कार्ड के थ्रू और वो आपको पंच कार्ड के थ्रू आउटपुट दे देता था। 65 और 70 का जो दौर था इसमें फिर टर्मिनल का कॉन्सेप्ट आ गया था कि आपकी जो भी मशीन है, कंप्यूटर है, उसके साथ एक मॉनिटर भी होगा, कीबोर्ड भी होगा, ठीक है, और माउस भी इसी जमाने में इन्वेंट हो गया था। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कोई प्रोग्राम रन करना है तो आप कागज के ऊपर सुराख करके उसे कंप्यूटर में डालें तो वो सुराख करके आपको रिजल्ट देगा। तो इतना यूजर फ्रेंडली, यानी आप और मैं उसे इतना शायद इस्तेमाल ना कर सकें, तो बिल्कुल ही इसके लिए एक बंदा, एक खास बंदा रखा हो कि नौकरी हो उसकी कंप्यूटर को समझना और समझाना, तो सिर्फ वही काम कर सकते हैं। फिर आप उसे काम देंगे और वो आपको जवाब दे देगा। पुराने जमाने में यही था, यूनिवर्सिटी में जब कंप्यूटर थे इस तरह से, तो आपने कोई प्रोग्राम रन करना होता था तो आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते थे, कहते थे ये प्रोग्राम है, ये रन कर दो, वो पे कहता था कि हफ्ते बाद आना मैं रिजल्ट दे दूंगा, ठीक है, ये वो जवाब था। और अब क्या, आपने कोई चीज करनी होती है, आप कंप्यूटर अपना ऑन करते थे, काम करते हुए उसी वक्त दे देता, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो प्रोग्रेस है वो स्पीड पकड़नी शुरू हुई थी, क्योंकि जब आपके पास टर्मिनल आ गए, कीबोर्ड आ गए, यानी अगर आप एक काम सुराख कर करके कागज के ऊपर कर रहे हैं और वही काम आप फौरन टाइप करके कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड तेज होगी, फिर आप और ज्यादा काम कर सकते हैं। फिर और ज्यादा काम का मतलब है कि फिर आप और नई चीजों पर फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए इस दौर के बाद जो है फिर एक्चुअल कंप्यूटिंग आपकी प्रॉपर आई थी। और 71 का जो दौर था, यहाँ पे फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई थी कि आपकी चिप्स जो है उसके ऊपर 1000 नहीं कई हजार आपके ट्रांजिस्टर फिट आ जाते थे छोटे साइज पर, ठीक है। वो इतना छोटा साइज था कि फिर आपके कंप्यूटर भी जो पर्सनल कंप्यूटर है उस साइज की मशीनें आनी शुरू हो गई थी। यानी कहाँ पे एक कमरे जितनी मशीन और कहाँ पे आपके टेबल के ऊपर एक चीज फिट आ जाती है, ठीक है। फिर पीसी घरों में आना शुरू हो गए, इसके साथ गेमें भी आना शुरू हो गई, फिर एप्लीकेशन नहीं आना शुरू हो गई, ठीक है। अटारी जो है शुरू की एक पहली कंसोल है, आजकल तो PS4 और Xbox और वी और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है,
एक जमाना था जब सिर्फ अटारी होती थी और उस पर भी वो चंद गेमें थी, पैकमैन थी, कुछ जातों वाली हो जाती थी, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक खूबसूरत टाइम था। फिर 1969 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, और ये डेवलपमेंट क्या थी कि आपकी जो अमेरिकन एजेंसी है डिफेंस रिसर्च की, ठीक है, उन्होंने कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमें कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई टेक्नोलॉजी दो। तो आपके 4 कंप्यूटर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक था, एक स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में था, एक यूसी सेंटा बारबरा में, और चौथी मशीन जो है वो यूटा में थी। तो 1969 में इन 4 मशीन के बीच में दुनिया का पहला नेटवर्क बना था कि यहां से मैसेज भेजा और वो बाकी जगहों तक पहुंच जाए। तो यहां से आपके इंटरनेट का आगाज हो गया 69 से। और तब देखिए एक जमाना था सिर्फ 4 मशीनें पुल थी इंटरनेट के ऊपर, और अब देखिए इस कमरे में कितने लोग बैठे हुए हैं, 30 लोग बैठे हुए हैं। 30 की जेब में इस वक्त चांसेदार के मोबाइल पड़ा होगा, और वो मोबाइल इस वक्त इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 69 से लेके अब तक आपकी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है कि हर कोई इंटरनेट के साथ अब कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस नेटवर्किंग का फायदा क्या हुआ था? ठीक है, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा जो फायदा ये था कि आपने जिस मशीन को आपस में कनेक्ट किया है, एक तो वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है, पर एक और फायदा क्या था कि वो एक दूसरे के रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। यानी याद रखिए कि आजकल तो आपके पास आपकी जेब में टेराबाइट पड़ा होता है, पर आज से जब आप 40 साल पहले की बात कर रहे हैं तो टेराबाइट कोई सोच भी नहीं सकता था। तब किलोबाइट्स की आपकी मेमोरी होती थी, चलो ज्यादा अच्छी तो मेमोरी कह रहा हूं स्टोरेज होती थी, ज्यादा आपने महंगा पैसा खर्च किया है तो आपके पास मेगाबाइट्स आ जाते थे, पर गीगाबाइट का तो दौर था ही नहीं। ठीक है ना? हाँ जी सर एसएसडी भी आ गया। ऐसे आपकी टेक्नोलॉजी बदल गई ना, यानी रोटेट करने की बजाय आपको इलेक्ट्रिक करंट वाली टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, तो बेसिकली फायदा क्या था कि अब आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते थे। यानी मेरे कंप्यूटर में जगह नहीं है, मैंने फाइल स्टोर कर दिया है, तो मेरा कंप्यूटर जिसके साथ कनेक्टेड है मैं उस कंप्यूटर में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, या फिर अच्छा ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये ARPANET पहला नेटवर्क था जो उन 4 नोड्स के बीच में था। उसके अलावा फिर लैब बनने शुरू हो गए कि एक कमरे के अंदर जितनी मशीन है उनको आपस में कनेक्ट कर दो। तो ये बेसिकली आवाज था इंटरनेट का, और ये सिर्फ अभी इंटरनेट की बात हो रही है, वेब की बात नहीं हमने की। ठीक है, एक और नेटवर्किंग का फायदा क्या था? पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है कि आपने कोई एक काम करना है और एक मशीन पे अगर करते हैं तो काफी टाइम लग सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक बुक है जिसमें 1000 पेज है, तो मैं इनको जो है वो बुक दे देता हूँ, कहता हूँ कि 1000 पेज पढ़ के मुझे ये लफ्ज ढूंढने हैं कि ये लफ्ज किस वाले पेज के ऊपर है, इन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना? ऑन दी अदर हैंड मैं क्या करता हूँ, 1000 पेज है तो उसके मैं 10 पेज फाड़ देता हूँ, 10 पेज इन्हें दे देता हूँ, 10 पेज इन्हें दे देता हूँ, 10 इन्हें पका देता हूँ, 10 उन्हें पका देता हूँ। अब क्या होगा, 10 पेज के अंदर से ढूंढ लेंगे ना जल्दी से, 10 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट में ये बता देंगे कि इन्हें जो 10 पेज मिले थे उसमें है कि नहीं। ठीक है, सारे आप करेंगे तो जिसे मिलेगा लोग वो कह देगा कि मुझे ये 10 पेज मिले थे, इनका पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक था, और इस वाले पेज नंबर पे आपने जो लफ्ज कहा था वो मुझे मिल गया। तो ये बेसिकली पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है कि रादर देन एक मशीन के ऊपर सारा काम करें, आप जो है मल्टीपल मशीन के ऊपर काम स्प्रेड कर सकते हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गूगल का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है आप गूगल में कोई लफ्ज भेजते हैं तो वो 1 सेकंड से भी कम में आपको जवाब मिल जाता है। तो आपके ख्याल में वो एक मशीन पे सारी दुनिया की वेबसाइट्स को ढूंढते हैं, यानी दुनिया में जितने वेब पेज हैं उन सारों में वो लफ्ज ढूंढते हैं जो आपने उसे दिया था। एक मशीन में तो ये नहीं हो सकता ना, एक मशीन पे अगर वो सारी वेबसाइट को ढूंढना शुरू कर दिया
तो फिर तो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा लग गया। तो गूगल क्या करता है बेसिकली, आपकी रिक्वेस्ट जाती है उसके पास आगे 100-200 मशीन होंगी जिसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। एक मशीन के पास कुछ वेब पेजेस होंगे जिन पे वो सर्च करेगा, दूसरी मशीन के पास अगले कुछ वेब पेजेस होंगे वो उस पर सर्च करेगा। तो जितनी मशीन है वो सिर्फ अपना जो उनका सेट है, अपना जो डेटा है, सिर्फ उसमें सर्च करके आपको रिजल्ट भेजेगा। और फिर गूगल क्या करते हैं, उन सारों के रिजल्ट को जोड़ के एक बड़ा रिजल्ट बना के वापस आप तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, कि एक मशीन का जो टाइम लगना है तो वो काम आप मल्टीपल मशीन से स्प्लिट कर दो ताकि कम टाइम लगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ है। तो ये चीजें जो है ना इंटर नेटवर्किंग से पॉसिबल बनी। यानी देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 40 साल पहले लोगों के ख्याल में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया होगा? नहीं आया होगा, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था तब। और जब 69 में इंटरनेट बन गया तब फिर लोगों ने सोचा होगा कि यार इंटरनेट का फायदा है कि हम एक तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और क्या फायदा है टेक्नोलॉजी का। तब भी किसी ने कहा होगा कि एक और फायदा इसका हो सकता है कि अगर एक मशीन पे काम करना था वही काम हम मल्टीपल मशीन पे करके टाइम बचा लो। तो वो एक टेक्नोलॉजी की वजह से एक नई टेक्नोलॉजी पैदा हो गई। यानी ये इस फील्ड की खूबसूरती है कि आप कोई एक चीज इजाद करेंगे तो उससे आपको एक नई चीज नजर आ जाएगी जो आप कर सकते हैं, उसकी वजह से आप नई चीज इजाद कर देंगे। तो उससे फिर यही होता है कि आपने हाथों सोचते रहना होता है। यानी एक जमाना था कि आपकी गेमें किस तरह की होती थी, एक कंप्यूटर पर बैठ के आप गाड़ी चला रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, यही गेमें थी। जब फेसबुक बना तो फिर लोगों ने कहा कि यार इंसानों को नशा हो गया कि हर वक्त वो फेसबुक ही चेक करते रहते हैं, तो फिर ऐसी गेम्स बनानी शुरू कर दो जो कि उस नशे को जो है, उस नशे का फायदा उठाए। उन्होंने फायदा किया है कि पैसे कमाए। तो अब आप देखें, गैंग वॉर किसी ने देखी खेली है? गैंग वॉर, माफिया वॉर, फार्म विल भी एक जमाने में थी। हाँ, इन गेमों का पता है किसी को? फार्म विल, कैंडी क्रश, इस तरह की गेम। बेसिकली होता क्या है, आप पूरा दिन फेसबुक पे आप लगे होते हैं, गेम खेलने जा रहे होते हैं, उसके टोकन मिल रहे होते हैं, आपको खरीद रहे होते हैं, फिर मैसेज अपलोड पोस्ट हो रहा होता है कि मैं ये अचीव किया, मैंने ये कर दिया। जो माफिया वॉर थी उसमें क्या होता है, आप दोस्तों को मैसेज करते थे और फिर इकट्ठे मिलकर जो है आप किसी एनिमी को अटैक करते थे। तो बेसिकली गेम इस नौयत की बन गई कि जो सोशल मीडिया की कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फेसबुक इजाद ना हुआ तो इस तरह की गेम भी ना बनती, लोगों को ख्याल नहीं आता। वो तो फेसबुक देख के लोगों को ख्याल है कि इस तरह की गेम भी बन सकती है। पोकेमॉन गो का एग्जांपल ले रहे हैं, जब ऑगमेंटेड रियलिटी याद हुई तो फिर पहले सोच लोगों को आई बनी कि यार इससे तो बड़ी अच्छी गेम बन सकती है कि लोग सड़कों पर चलते हुए जाएं और कैमरा इधर उधर करके देखें कि कहाँ पे कोई चीज पड़ी है और वहां से उठा लें वर्चुअली, ऑब्वियसली वहां पे। ठीक है ना? तो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी किसी और नई टेक्नोलॉजी को जो है बेसिकली पैदा करती है। और ये ठीक है, आपने जो है कोई कंपनी अपनी चलानी है तो आप देखना कि क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और क्या इसमें गैप है, क्या आप नई चीज कर सकते हैं। तो जो नई चीज आप करेंगे ना उसमें फिर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, यानी उसमें फिर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, रेवेन्यू कमा सकते हैं, या इंसानियत का भला भी कर सकते हैं। यानी ऑगमेंटेड रियलिटी जो है, अब इसका एक तो गेमें बन रही है ना, पर इसका फायदा भी है। फायदा क्या है कि आपका डॉक्टर होता है, उसने अगर कोई आपका स्टूडेंट है मेडिकल का, अब असली इंसान को चीर फाड़ करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना? वो आपको मिलते भी नहीं है, जो कैडेवर जो होता है, लाशें जो होती हैं। तो आप ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी से वो काम करते हैं कि एनर पहन के आप हवा में चीरें, वो आपको नजर आ जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो ये फायदे होते हैं टेक्नोलॉजी के, इंसानियत का भला भी है, आप पैसा भी बना सकते हैं, आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने अभी बात की है हार्डवेयर की और कंप्यूटर किस तरह के हैं। अगला जो हिस्ट्री का पार्ट है वो है कि प्रोग्रामिंग आपकी जो है वो कैसे इवॉल्व की है। तो एक मैंने आपको भी दो एग्जांपल दिए थे, जाकार्ड रूम का और वो जो वॉच मेकर, वो सॉरी राइटर जो था, ऑटोमेटर, वो बेसिकली मैकेनिकल डिवाइसेस थे जिन्हें आप प्रोग्राम कर सकते थे। ठीक है,
पर पहला जो प्रोग्रामर जिसे कहा जाता है ना, वो दो लोग हैं बेसिकली, एक एडा लवलेस और दूसरा एलन ट्यूरिंग है। ट्यूरिंग से तो मूवी भी बनी है, शायद आपने देखी हो, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों लोगों ने, मैं इनका नाम क्यों लेना चाहूंगा यहाँ पर, इन दोनों ने क्या किया था, देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कोई प्रोग्राम भी लिखा, कोई मशीन चलाने वाली चीज भी लिखी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, एक कागज पेंसिल लिया और उस पर उन्होंने एक प्रोग्राम लिख दिया अपनी तरफ से। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए ना इनके पास कोई हार्डवेयर थी उस जमाने में, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। समझ आइए, तो फिर फायदा क्या हुआ इस चीज का। यानी मैं अभी बैठ के कुछ चीज देखता हूँ, मैं कहूँ यार आज से 200 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी तब ये रन करेगा, इस चीज का फायदा है। यानी ये वो काम है जिसके लोग थे कैसे बुजुर्ग कहते हैं, बुद्ध एक वेले का काम होता है, एक वेले का काम। यानी इस चीज का क्या फायदा है, इससे ना आप कोई इल्म में इजाफा हो रहा है, ना आपको पैसा कमा रहे हैं, ना आपकी नौकरी आपकी लगी है। आप बैठ के एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अभी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 100 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी तो चल जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आया कि बेसिकली इन दोनों ने वेरिएंट करना है। तो उससे बात ये है कि नहीं, आपकी जो नॉलेज होती है ना, उसकी खूबसूरती ये होती है कि आप वो काम भी कर रहे होते हैं जो कि फौरन आपको होते हुए नजर आता है। और जो विजनरी होता है ना, वो कहते हैं कि मैं वो काम करूंगा जिसका अभी तो हमें फायदा नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जमाना आएगा जब इस चीज का फायदा होगा। और ये देखिए इन दोनों ने किया क्या था, इस खातून ने एक प्रोग्राम लिखा था जो कि बर्नौली नंबर कैलकुलेट करता था, और वो प्रोग्राम एक ऐसी मशीन के लिए लिखा था, बैबेज एनालिटिकल इंजन। ये मशीन भी हवा में थी, यानी चार्ल्स बैबेज ने एक मशीन बनाई, एक्चुअल मशीन नहीं, उसने दिमाग में बनाई कि इस तरह से एक मशीन होगी, वो इस तरह से चलेगी, पर एक्चुअल कुछ भी नहीं था, फिजिकल कुछ नहीं था, सब कुछ दिमाग में था। उस दिमागी चीज के लिए इस खातून ने प्रोग्राम लिखा, वो भी दिमाग में था, ठीक है। पर उससे एक फाउंडेशन बन गई, एक कॉन्सेप्ट की कि आपने जब भी प्रोग्राम करना है एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी। अगला बंदा एलन ट्यूरिंग, इसके बहुत बाद आया था। इसने क्या किया था, इसने कहा था कि अभी तो कोई कंप्यूटर नहीं है, पर ऐसे कंप्यूटर तो आगे ऐसे कर वो एक फर्क तरीके से। इसने कहा कि कल को फ्यूचर में जो कंप्यूटर बनेंगे वो, उसके लिए मैं एक मॉडल बना के दे देता हूँ। इसने ट्यूरिंग मशीन बना के दी थी। ट्यूरिंग मशीन क्या थी, एक आप समझिए एक लंबी स्ट्रिप है कागज की, उसके ऊपर 101 लिखे होते हैं, और वो पट्टी घुमा रहा होता है, और उस घुमाने से जो है वो बेसिकली आपकी कमांड दे रहा है। अब कागज की एक पट्टी है जिसके ऊपर आपने 10 लिखे हुए हैं, वो कमांड है बस। और उस जमाने में कोई मशीन नहीं थी, वैसे चलती थी, ठीक है। अब आपके जितने भी कंप्यूटर हैं उसके पीछे जो थ्योरेटिकल मॉडल है ना, वो ट्यूरिंग मशीन है। यानी आपकी जेब में जो मोबाइल पड़ा हुआ कंप्यूटर है, और वो जो भी प्रोग्राम रन करता है उसके लिए जो मैथमेटिकल मॉडल था वो ट्यूरिंग मशीन थी। और ये उस जमाने में बना था जब आपका कंप्यूटर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इस फॉर्म में। ये पॉइंट क्लियर हुए। तो इसलिए अगर कोई आपको ये कहना चाहिए आप चीज जो कर रहे हैं ठीक है ये बेकार ही है, तो इन सम केसेस बाकी बेकार होती है, पर इन सम केसेस आप कह सकते हैं कि यस अभी बेकार है, और वो दिन दूर नहीं है जब ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे, यानी ये कॉन्सेप्ट आप एक्चुअल टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट करेंगे तब मानिए तो फायदा होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आज से कई 100 साल पहले जो है ना, आप लोगों ने नंबर थ्योरी किसी ने पढ़ी है? अच्छा, ठीक है, शायद आप एडवांस कोर्सेज में पढ़े, इन सम केसेस को मैथ्स में स्कूल में काफी जाती थी। तो नंबर थ्योरी की जो फील्ड थी ना, ये बेसिकली कुछ जबरदस्ती की हवाई किस्म की फील्ड थी, ठीक है ना। जबरदस्ती की मैथ थी जिसका कोई फायदा आपसे 300 साल पहले नजर नहीं आता था। पर अब आपकी जितनी क्रिप्टोग्राफी है, जितनी इंक्रिप्शन है, जितनी इंक्रिप्शन टेक्निक्स है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, वो सारे के सारे उस मैथ को इस्तेमाल करते हैं जो ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी में आपसे 300 साल 400 साल पहले करते थे।
और उस जमाने में इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट था ही इस तरीके से। और आजकल इंक्रिप्शन ना हो तो आप देखें आपको कितना नुकसान होगा। यानी बैंकिंग सारी इंक्रिप्टेड है, आपका जो वीडियो डेटा, आपका प्राइवेट डेटा होता है सारा इंक्रिप्टेड होता है, अगर ना हो तो कोई उसे लेके आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस इंक्रिप्शन के लिए जो भी मैथ इस्तेमाल हुई है वो आज से 300-400 साल पहले बनी थी, जब उसका फायदा भी मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए। तो ये बेसिकली मकसद था इन दोनों को मेंशन करने का कि इन्होंने एक ऐसा काम किया जिसका उस जमाने में कोई फायदा नहीं था, और अब जो है इनके बगैर हमारा कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने जो हमें इल्म दिया था, जो फाउंडेशन दे की थी, उसी की बेसिस पे आजकल मॉडर्न कंप्यूटिंग एज सारी चल रही है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर आपकी सारी मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज का क्या मतलब है, आप कंप्यूटर को 1 और 0 में बस ऑर्डर देते थे, कमांड देते थे। तो 1 और 0 में एक तो बहुत एरर प्रोन था, ऊपर से काफी लंबा प्रोसेस था, बड़ा टाइम ज़ाया होता था। फिर असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज बेसिकली वो कोड है जो कि मशीन समझती है। असेंबली लैंग्वेज वो कोड था जो कि इंसानों को भी थोड़ी बहुत समझ आ जाती थी। मैं भी एग्जांपल देता हूँ। और फिर वो जो असेंबली लैंग्वेज कोड होता था वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था, ऑटोमेटिकली, इंसान नहीं करते थे, और फिर वो एग्जीक्यूट होता था। पर इसमें फायदा क्या था कि मशीन लैंग्वेज इंसानों के लिए बहुत मुश्किल थी, असेंबली थोड़ी ज्यादा आसान होती थी। ठीक है, यानी ये एक एग्जाम्पल है, ये एक मशीन कोड है। 50 का क्या मतलब है कुछ पता नहीं है, 0048 क्या है कुछ पता नहीं। असेंबली कोड में देखें तो कैर 0 है। अब कैर से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किसी कैरेक्टर, किसी अल्फाबेट की बात हो रही है। क्या हो रही है वो शायद अभी भी इतना क्लियर ना हो, पर क्योंकि कैर जो है ना, इस तरह के लफ्ज याद रखना आसान होता है, नंबर याद रखना जो है कमांड के मुश्किल होता है। यानी आप लोगों के मैं नाम तो याद कर सकता हूँ, ठीक है, पर आप लोगों के रोल नंबर मुझे याद होंगे वो मुश्किल है। आप लोगों के फोन नंबर मुझे याद होंगे वो भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसे बना हुआ है कि नंबर याद रखना मुश्किल होता है, लफ्ज याद रखना आसान होता है। तो असेंबली में उसने नंबर के जो कोड थे उनको एक लफ्जों से रिप्लेस कर दिया था। और बाय द वे ये दोनों कोड काम एक ही कर रहे हैं, प्रिंट हेलो कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। वो मशीन लैंग्वेज है, ये असेंबली है, मुश्किल है, पर ये उसके मुकाबले में ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कुछ इंग्लिश के लफ्ज आ रहे हैं। ठीक है, अगला फिर दौर था हाई लेवल लैंग्वेजेस का, जिसमें फोर्ट्रैन, कोबोल वगैरह आ गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली और ज्यादा इंग्लिश के करीब था था। ठीक है, और जो आखिरी जनरेशन थी, सॉरी जो थर्ड जनरेशन है, उसमें फिर आपके और ज्यादा सॉफ्टवेयर बनने शुरू हो गए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नहीं थे। अब आप देखें तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनने शुरू हो गए, सिस्टम यूटिलिटी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी आपने अगर कोबोल में कोड लिखा है तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको ट्रांसलेटर चाहिए, वो बनने शुरू हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनने शुरू हो गए। फिर यूजर और प्रोग्राम में डिफरेंशिएशन शुरू हो गई, यानी प्रोग्रामर, पहले जो है कंप्यूटर वही लोग इस्तेमाल करते थे जो प्रोग्राम भी कर सकते थे। अब वो जमाना आ गया कि प्रोग्रामर जो था उसकी नौकरी थी प्रोग्राम लिखना, और यूजर का प्रोग्रामर होना लाजमी नहीं था। यानी आप लोग गेमें इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो आपने प्रोग्राम तो नहीं किया होता ना, प्रोग्रामर कोई और होते हैं, यूजर आप होते हैं। तो वो इस दौर में डिफरेंशिएशन शुरू हुई थी। और ये भी बात है कि जब आम यूजर इस्तेमाल करना शुरू हो जाए किसी चीज को, तब फिर उस टेक्नोलॉजी की डिमांड बहुत बढ़ती है। यानी अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी में कोई साइंसदान है, सिर्फ वही इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने साइंसदान हो गए दुनिया में, पर जब घर घर का बच्चा बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, तब फिर उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी पे फोकस भी ज्यादा होगा, कीमतें भी नीचे आएंगी। तो बेसिकली ये वो दौर था। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में आपका फिर C++ जैसी लैंग्वेजेस आ गई जो आप आजकल कर रहे हैं। और खूबसूरती ये देखें कि ये मशीन कोड था जो आपको समझ नहीं आ रहा। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज कोड था जो कि थोड़ा बेहतर है, पर इसमें भी कुछ ज्यादा कोई आपको हेल्प नहीं होगी। C++ का कोड देखें, प्रिंट एफ हेलो। अब अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो आप प्रिंट एफ देख के एक चीज तो समझ गए ना, आप कहेंगे क्या एफ का मुझे मतलब नहीं पता, पर प्रिंट इंग्लिश का लफ्ज है तो शायद स्क्रीन पे कुछ प्रिंट हो जाए और आगे हेलो लिखा हुआ है, तो आप अंदाजा करेंगे कि यार शायद स्क्रीन के ऊपर लाइन हेलो प्रिंट करती है। ठीक है, अब ये अंदाजा आप इस कोड को, मशीन कोड को देख के कर सकते थे, फॉलोइंग कर रहा होगा।
असेंबली लैंग्वेज कोड को देख के भी आप नहीं कर सकते, और C++ के कोड क्योंकि इंग्लिश के बहुत करीब आ रहा है तो वो देख के एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज होने लगी है। तो इसकी वजह से प्रोग्रामिंग तेज भी हो गई है, ठीक है, इसमें गलती का इम्कान भी कम हो गया और आपकी जिंदगी आसान हो गई सी हुई है। फिफ्थ जनरेशन में आ जाए जो अब है, तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन हो रहा है, ठीक है, कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई है। इसका क्या मतलब है हम नहीं कवर करेंगे, पर जो आपका प्रोग्रामिंग कोर्स है उसमें ये चीज आपको बताई जाएगी। फिर वर्ल्ड वाइड वेब आ गया। बाय द वे ये इंटरनेट से फर्क है, इंटरनेट का मतलब है कि दुनिया कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू दुनिया कनेक्ट होती है, वो इंटरनेट है। उसके ऊपर जो www वाले वेब पेजेस पड़े होते हैं ना, वो बेसिकली आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, उसे आप वेब कहते हैं। ये वेब और इंटरनेट में आपको फर्क पता होना चाहिए। इंटरनेट सिर्फ कनेक्टिविटी है, वेब जो है वो एक खास एप्लीकेशन है जिसमें वेब पेजेस आपके होते हैं बस। यानी जो आपकी वीडियो गेम आप खेलते हैं वो ऐसा वेब नहीं है, वो इंटरनेट के ऊपर आप गेमिंग कर रहे हैं। वेब सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब www जो वेब पेजेस है, ठीक है। और इंटरनेट तो 69 में बन गया था, पर 90s के दौर में टिम बर्नर्स-ली ने जो है ना वो आपका HTTP और HTML वगैरह बनाया था, जिससे आपका वर्ल्ड वाइड वेब बना। और क्योंकि वो वेब इंसानों को, एंड यूजर को फायदा पहुंचा रहा था, तो उसकी वजह से इंटरनेट जो है वो फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। यानी 90 से पहले घरों में ऐसा इंटरनेट नहीं था, पर जब वेब पेजेस बनने शुरू हुए तो लोगों को उसका फायदा नजर आया, फिर घर घर में इंटरनेट आना शुरू हो गया। और आजकल के एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, आपकी गेमिंग, ग्राफिक इंटेंसिव गेमिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, मीडिया रिच एप्लीकेशन, यूट्यूब वीडियोस वगैरह, पर्सनल असिस्टेंट, आप अपने फोन पे टाइप करने की बजाय आप मुंह से बोले आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो क्लास ये बेसिकली हमने एक एवोल्यूशन कवर की है कि आपकी हार्डवेयर कैसे इवॉल्व की है, आपके सॉफ्टवेयर कैसे इवॉल्व किए हैं। और यहाँ से आपका बेसिक टेक अवे आपसे बेनिफिट है वो ये है कि आपको हर वक्त दिमाग आप ऐसे यूज करना है कि आप देखें कि क्या चीज गैप है, क्या चीज नहीं हो रही, और आप चाहेंगे कि वो हो, उस पर आप मेहनत करें तो चीज बन जाएगी, ठीक है। यानी आप एक चीज सोचें कि आपका मोबाइल फोन है, ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो कि आपको चाहिए पर वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे या वो एप्पल का जो आई स्टोर है उस पर नहीं पड़ा, वो अगर आपके अलावा भी किसी को चाहिए और आप अगर वो एप्लीकेशन बना देते हैं तो उससे आप बेचना शुरू कर दें, लोग खरीदना चाहेंगे। अगर आपको चाहिए थी और लोगों को चाहिए थी, उसका मतलब है किसी और को भी चाहिए होगी। यानी जूम का देखते हैं, लोगों ने जूम बनाया हुआ था, पुरानी एप्लीकेशन है, और जैसे ही कोरोना फैला उनकी कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि पहले कुछ लोगों को चाहिए था, अब जितने लोग स्कूल जाते हैं, जितने लोग दफ्तर जाते हैं, हर कोई जूम इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो अब उनकी लॉटरी का रही है, यानी पहले कंपनी जो सस्ती थी तो उनका स्टॉक एक तो कहां से कहां शुरू कर प्रॉफिट होकर कहां से कहां पहुंच गए। तो बेसिकली आप देखेंगे मार्केट में क्या गैप है और उसे फिल करने की कोशिश करें, ठीक है। ऑलराइट क्लास, एनी क्वेश्चंस? इनको भी देखता हूं।